कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सबसे पहले ह्यूमन रिलिम, डेमन रिलिम और इमोर्टल रिलिम फॉर्म हुए थे और उन तीनों रिलिम के बाहर हेवन और अर्थ के मिलन से फेनिक्स नाम का डिवाइन बीस्ट पैदा हुआ था, जो निर्वाण से अवेकन होने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था और अब वो लगभग गायब हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है और हमें डायू किंगडम के मिनिस्टर के महल को देखते हैं, जहाँ उसकी नौकरानी झाड़ू लगा रही होती है और बड़बड़ाती जाती है कि मेरा नाम वेई है, लेकिन लोग मुझे जिंक्स कहकर बुलाते हैं क्योंकि मेरे साथ हमेशा कुछ न कुछ शुभ होता ही रहता है। लेकिन बहुत जल्दी मैं इग्रेट एकेडमी में दाखिला लेने वाली हूँ, जिसके बाद मुझे नौकरानी का काम नहीं करना पड़ेगा। फिर मेरी माँ और मेरा भाई भी अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। अगले सीन में मिनिस्टर मेंशन की तीसरी और चौथी बेटियों को दिखाया जाता है, जो इमोर्टल बॉस के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो रही होती है। तीसरी बेटी तैयार होने के लिए अपनी बहन से हेल्प मांगती है। उसकी बहन जिंगवी उसे बताती है कि ये कंपटीशन बहुत टफ है और इसमें सिलेक्ट हुए लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। ये कंपटीशन हर 3 साल में एक बार होता है और 16 साल के ऊपर हर एक नौजवान को इसमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। उधर हम वेई को भी तैयार होकर अपनी माँ के साथ इमोर्टल बोन्स कंपटीशन में जाते हुए देखते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें कंपटीशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम 16 साल की हो चुकी हो और मैं इस साल तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। वेई कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं इमोर्टल बोन्स में कमिंग ऑफ एज टेस्ट जीत कर इग्रेट एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए ये सब चीजें नहीं है। तुम्हारे भाई के स्कूल का फीस भरना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अब तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती। अभी वो लोग वहाँ बातें ही कर रहे होते हैं कि इतने में जिंगवे वहाँ से गुजरती है और वे दौड़ते हुए आकर उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। तो कहती है कि मेरी माँ मेरी शादी कर देना चाहती है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे इमोर्टल बोन्स में जाना है, प्लीज मेरी हेल्प करो। पहले तो जिंगवे कहती है कि ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, मैं इसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ, पर वे की रिक्वेस्ट करने पर वो उसकी माँ को समझाती है कि इसे हमारे मेंशन में 5 साल पहले लाया गया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। फिर वो वेई से कहती है कि तुम हमारे साथ इमोर्टल बोन्स में चलोगी। इसके बाद मंत्री की दोनों बेटियां उससे मिलने के लिए आती हैं और उन्हें बताती हैं कि वो भी इमोर्टल बोन्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही है। यह सुनकर मंत्री बहुत खुश होता है और छोटी बेटी को समझाता है कि वहां जाकर कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। फिर वो सबसे पूछते हैं कि और भी कोई है जो 16 साल के ऊपर हो गया हो और कंपटीशन में भाग लेना चाहता हो। तब जिंगवे उससे वेई के बारे में बताती है। थोड़ी देर में सभी लोगों को इमोर्टल बोन्स कंपटीशन के लिए जाते हुए दिखाया जाता है। राज परिवार सवारी में और बाकी लोग पैदल चलते हैं। थोड़ी दूर पर एक छोटा बच्चा रास्ते के बीचों बीच खड़ा होकर खाने के लिए कुछ मांगता है, लेकिन रथ के साथ चलने वाले पहरेदारों में से एक उस बच्चे को डांटते हुए उस रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, जिससे वो बच्चा जमीन पर गिर जाता है और उसका घुटना छिल जाता है। सब लोग उस बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वेई से ये देखा नहीं जाता। वो दौड़कर इस बच्चे को उठाती है और उसे खाने के लिए पैसे देती है। उसको ऐसा करते हुए ऊपर से देवदूत जैसा एक बंदा गौर से देख रहा था। अचानक वेई की नजर भी ऊपर उठती है और वो हैरानी से उसे देखती है। वो देवदूत जैसा दिखने वाला बंदा भी हैरत में था कि इतने सारे लोगों में कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन ये सिंपल सी दिखने वाली लड़की मुझे कैसे देख सकती है। अब सब लोग उस एरिया में पहुंच चुके थे जहां कंपटीशन होने वाला था। इसके बाद एक एक करके सभी राजकुमार और बड़े बड़े घराने के लड़के लड़कियां वहां आने लगते हैं। मिंग फैमिली का तीसरा बेटा मिंग लैंग भी अपने घोड़े से उतरकर अंदर की तरफ जाता है। सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। वो देखने में जितना सुंदर था उतना ही टैलेंटेड भी था। इसके बाद कुछ और लोग भी वहाँ इकट्ठा होते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी जिंगवे का रथ भी वहाँ आकर रुकता है और एक एक करके राज परिवार की सारी लेडीज नीचे उतरती हैं। जिंगवे की खूबसूरती देखकर सारे नौजवान हैरत से उसे ही देखे जा रहे थे। तभी नगाड़ों की आवाज के साथ दायू के इंपीरियल एडवाइजर के आने की अनाउंसमेंट होती है और उनके स्वागत के लिए सभी लोग हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं। तभी अनाउंसर 18 खिलाड़ियों का ग्रुप बनाने की अनाउंसमेंट करता है और जैसे ही 18 स्टूडेंट्स का पहला ग्रुप राजा के सामने आता है, तभी अचानक तेज रोशनी के साथ एक फेनिक्स फ्यूचर रिवीलिंग मिरर को तोड़ते हुए निकलता है और आसमान की तरफ जाकर गायब हो जाता है। फेनिक्स के अचानक से प्रकट होने की खबर से तीनों रिले में हलचल मच जाती है। राजा को भी समझ नहीं आता कि अचानक फेनिक्स का आना किस बात का संकेत है। तभी मिनिस्टर कहता है कि एंशिएंट टाइम से फेनिक्स का प्रकट होना एक शुभ संकेत माना जाता रहा है, इसलिए आपके राज्य में बहुत प्रोग्रेस और खुशहाली आएगी। लेकिन जिस वक्त ये फेनिक्स प्रकट हुआ था, 18 स्टूडेंट्स का ग्रुप डिवाइन मिरर के ठीक सामने था, इसलिए मेरे ख्याल में इस ग्रुप की सभी पार्टिसिपेंट्स को इग्रेट एकेडमी में एंट्री दे दिया जाए और उन्हें ट्रेन करने के लिए मास्टर भी अपॉइंट किया जाए, जिससे हमें रियल फेनिक्स को ढूंढने में आसानी होगी। राजा मिनिस्टर की बातों से सहमत होते हैं और कहते हैं कि इस चीज का फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूँ। इधर इमोर्टल रिलीम में रेड सन गॉड अपने बेटे यान से कहते हैं कि हजारों साल बाद फेनिक्स का
का प्रकट होना किसी अजूबे से कम नहीं है, लेकिन अगर भूल से भी रियल फेनिक्स किसी डीमन के हाथ लग गया तो वो लोग उसकी पावर को डीमन पावर में कन्वर्ट करके उसको मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि डीमन कुछ कर सके, हमें रियल फेनिक्स की तलाश करनी होगी और उसके लिए तुम्हें मास्टर बनकर ईग्रेट एकेडमी जाना होगा। यान कहता है कि क्या हम उन स्टूडेंट्स के ब्लड की जांच करके पता लगा सकते हैं कि उनमें से रियल फेनिक्स कौन है। तभी इमोर्टल रिलिम का किंग कहता है कि ये फेनिक्स अभी पूरी तरह से जवान नहीं हुआ है, इसलिए इसके ब्लड से हमें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इसके बाद वो अपने एक अटेंडेंट जाओ को यान के साथ मोर्टल रिलिम में जाने के लिए कहता है। वही अपनी माँ को ईग्रेट एकेडमी में एडमिशन की खबर देती है, पर उसकी माँ इस बात से खुश नहीं होती और वेई को डंडे से पीटती है। साथ ही उसे 10 साल पुरानी घटना याद दिलाती है जब उसे बचाने के लिए उसके दादाजी ने अपनी जान गंवा दी। वेई अपने भाई से वादा करती है कि जब मैं एकेडमी से सब कुछ सीख कर निकलूंगी और ढेर सारे पैसे कमा लूंगी, तब हम लोग शानदार जिंदगी जिएंगे। अगले दिन वो अपनी माँ को बिना बताए चुपचाप एकेडमी के लिए निकल जाती है। एकेडमी का डीन उन सबका स्वागत करता है और उन्हें एकेडमी के सारे रूल एंड रेगुलेशन समझाता है। इसके बाद उन्हें सिखाने के लिए मास्टर आता है। उसे देखकर वेई पहचान जाती है, ये वही बंदा है जिसे उसने एरिना के छत पर देखा था। वो इतना यंग और हैंडसम दिखता था कि उसे देखकर यंगू बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे पढ़ाने का कुछ एक्सपीरियंस है। ये सुनते ही यान अपने स्टिक को उसकी खबर लेने के लिए भेज देता है और सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। इसके बाद यान सबको समझाता है कि यहाँ का पहला नियम है मास्टर की इज्जत करना। थोड़ी देर बाद डीन यानी कि साल्थ बातें करता है और उसे ईग्रेट एकेडमी का इतिहास बताता है। अगले दिन सुबह यान जैसे ही आवाज लगाता है, सभी स्टूडेंट दौड़ कर आते हैं। सबके इकट्ठा होने के बाद वो बताता है कि यहाँ का दूसरा नियम है कि सब कोई सारे नियम का पालन करेगा और अगर किसी ने नियम को तोड़ने की कोशिश की तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में अपने डिवाइन पावर के साथ कुछ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी इतने में वेई वहाँ आ जाती है। दरवाजे पर नॉक करने के बाद रूम में एंटर करती है। यान को हैरानी होती है कि मैंने दरवाजे के चारों तरफ इनविजिबल बैरियर लगाया था, उसके बावजूद भी अंदर कैसे आई। वो उससे उसका नाम पूछता है पर वो उसे अपना असली नाम नहीं बताती, पर यान उसके चेहरे को पढ़ लेता है और उसकी असलियत जान जाता है कि वो कौन है। वेई के जाने के बाद जाओ को बताता है कि मैंने अभी एक स्टूडेंट्स को देखा है जो मेरे बैरियर को तोड़कर अंदर आ गई थी और मैंने उसका फ्यूचर भी देखा है कि वो बहुत जल्दी आग से जलकर मरने वाली है। इस पर जाओ उसे समझाता है कि मोर्टल्स के फ्यूचर को सिर्फ वो लोग खुद बदल सकते हैं। अगर हमने इसमें कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश की तो हमें कड़ी सजा मिलेगी, इस बात को याद रखना। अगले दिन यान सारे स्टूडेंट्स को दौड़ लगवाता है। दौड़ के बाद जब सारे स्टूडेंट थक जाते हैं तो सिंगवे की छोटी बहन लिंगवे वेई से अपने पैर दबाती है। ठीक उसी समय यान वहाँ आ जाता है और उसे देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। यान वेई से पैर दबाने के कारण सजा के तौर पर लिंगवे को 5 चक्कर और लगाने के लिए कहता है। साथ ही वो वेई को भी उसके साथ दौड़ने के लिए कहता है। जब वो पूछती है कि मुझे सजा क्यों मिली है, तब यान उसे कहता है कि ईग्रेट एकेडमी का रूल नंबर 3 है सेल्फ रेस्पेक्ट, जिसका तुम्हें ध्यान रखना होगा। इसके बाद यान उन सब की प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करता है। उधर डीमन रिलिम से डीमन किंग बाओ बाओ यान और सभी स्टूडेंट्स को देख रहा होता है। वो भी फेनिक्स को पाना चाहता था और इसी वजह से लगातार उन सब पर नजर रखे हुए था। इधर यान अपने स्टूडेंट्स को टेलीपोर्टिंग से दूसरी जगह पहुंच जाना सिखाता है। सबसे पहले मिंग लैंग इसे सीखने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जिंगवे भी आसानी से टेलीपोर्ट हो जाती है। उसे देखकर उसकी बहन और बाकी स्टूडेंट भी टेलीपोर्ट होने की कोशिश करते हैं। इस बीच यान जिंगवे को थोड़ी देर के लिए अपने साथ टेलीपोर्ट करके एरिना के छत पर ले जाता है और जब वो लोग लौटते हैं तब तक बाकी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसके बाद मास्टर उन्हें छुट्टी दे देता है। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन लिंगवे वेई को एकेडमी साफ करने के लिए कहती है और उसके जाने के बाद मिंग और वेई आपस में बातें करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वेई का असली नाम फेंग चेई है और वो गुचिंग किंगडम की इकलौती वारिस थी जिसे उसके दुश्मन ढूंढ रहे थे और यही वजह थी कि वो एक नौकरानी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। मिंग उसके बारे में सब कुछ जानता था और उसे वेई की हालत पर दया आती थी। वेई उसे कहती है कि किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, वरना हमारे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मिंग लैंग उससे वादा करता है कि किसी को उसके बारे में नहीं बताएगा। फिर वो वेई से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वो हेयर पिन अभी भी है जो मैंने बचपन में तुम्हें दिया था। दरअसल वो वेई को चाहता था और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो भी उसे चाहती है, पर वेई को याद नहीं था कि उसने वो पिन कहाँ रखा है और इससे वो थोड़ा निराश हो जाता है। बरसों पहले जब वो दोनों छोटे थे तब उनके माता पिता आपस में दोस्त थे और अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, लेकिन हालात बदलने के साथ ही मिंग लैंग और वेई के बीच दूरियां आ गई थी। इस बीच इमोर्टल रिले में थंडर गॉड रेड सन गॉड से कहता है कि हजारों साल से इमोर्टल वर्ल्ड में शांति है, क्योंकि रेड सन गॉड ने बहुत अच्छे से तीनों रिलिम के बीच बैलेंस बनाए रखा है और हमेशा मॉर्टल्स की रक्षा की है, जिसे सुनकर रेड सन गॉड कहते हैं कि ये तो हमारा फर्ज है। अगले दिन जिंगवे वेई से कहती है कि आज मास्टर के कपड़े मैं धोऊंगी। इधर मास्टर
मास्टर यान को उसकी कजिन सिस्टर हेल्प के लिए बुलाती है। दरअसल वो एग्जीबिशन देखने के लिए आई थी, उसके पास पैसे भी नहीं थे और वो वहाँ की ऑर्गेनाइजर उसे बिना पैसे दिए जाने नहीं दे रही थी। तब यान उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँचता है और सारी लड़कियाँ उसे घेर लेती हैं। वो उनसे बचते हुए जैसे ही पवेलियन से बाहर निकलता है, सामने वेई को देखकर उसके साथ चलने लगता है। तभी उनके सामने गरीब बच्चा आकर पैसे मांगने लगता है। वेई जी उसे देने के लिए पैसे निकालती है, पर वो उसका पर्स छीनकर वहाँ से भाग जाता है। इसलिए वेई और यान उसके पीछे भागते हैं और कुछ दूर जाने पर उन्हें उस बच्चे की मरी हुई माँ दिखाई देती है, जिसे वो बच्चा कहता है कि माँ, मैं तुम्हारे लिए दवा के पैसे ले आया, उठ जाओ। ये देखकर वेई उदास हो जाती है और यान से उसकी माँ को जिंदा करने के लिए कहती है। यान कहता है कि ये प्रकृति का नियम है, मैं इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, और वैसे भी एक कल्टीवेटर को चाहिए कि वो सारी चीजें भूलकर अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन करने में लगाए ताकि हायर लेवल तक पहुंच सके। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यान उस गरीब बच्चे के पास जाता है जिसकी माँ मर चुकी थी। वो उस सोते हुए बच्चे के सामने रुपए की थैली रखकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वेई की माँ को मिनिस्टर के पास आते हुए देखते हैं। वे उसे बिना बताए चली गई थी, इसलिए वेई की माँ कहती है कि मुझे वेई की बहुत चिंता है। वो मुझे बिना बताए इग्रेट एकेडमी पहुँच गई है, पता नहीं वो वहाँ क्या कर रही होगी और किस हाल में होगी। मैंने तो उसकी शादी का फैसला किया था, पर इस बात से खुश नहीं थी और शायद इसलिए मुझे बिना बताए ही चली गई। तब मिनिस्टर उनको समझाता है कि आप वेई की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है और इग्रेट एकेडमी में सभी स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रही है। उसकी शादी के लिए भी जल्दीबाजी मत कीजिए, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। यह सुनकर वेई की माँ निश्चित होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगमे यान के कपड़े धुलकर ले आई थी और उन्हें देने के लिए उसके रूम में जाना चाहती थी, लेकिन दरवाजे पर इनविजिबल बैरियर होने के कारण वो अंदर नहीं जा पाती। इतने में वेई वहाँ से गुजरती है और वो जिंगमे से कहती है कि मैं ये कपड़े उन्हें दे आती हूँ। यह कहकर वो यान के कपड़े लेकर रूम के अंदर चली जाती है और जिंगमे ये देखकर हैरान होती है कि उसके इतना कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला था, जबकि वेई बड़ी आसानी से दरवाजा खोलकर अंदर जा चुकी थी। कुछ देर बाद मास्टर यान सभी स्टूडेंट्स को टेलीपोर्टिंग सिखा रहे होते हैं। वो एक मिट्टी की चिड़िया को अपनी डिवाइन पावर से रियल बर्ड में कन्वर्ट करके आसमान की तरफ उछालता है, जिसे जिंगमे टेलीपोर्टिंग के जरिए आसानी से पकड़कर यान के पास ले आती है। उसकी ये कला देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और मास्टर यान बारी बारी से सबको वो चिड़िया पकड़कर लाने के लिए कहते हैं। हर स्टूडेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन मिंग लैंग के अलावा कोई भी उस चिड़िया को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाता। चिड़िया को पकड़ने के चक्कर में कभी कोई गिर जाता है तो कभी किसी को चोट लग जाती है और इस तरह वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। अब आखिर में वेई की बारी आती है और मास्टर उसे भी टेलीपोर्ट होकर चिड़िया पकड़ने को कहता है, लेकिन चिड़िया पकड़ना तो दूर, वेई टेलीपोर्ट भी नहीं हो पाती और सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तब यान उसे अपने साथ ले जाता है और अकेले में उसे टेलीपोर्ट होने के लिए कहता है। बार बार कोशिश करने पर भी जब वो टेलीपोर्ट नहीं हो पाती तो यान कहता है कि तुम्हें छोड़कर सभी स्टूडेंट सीख गए, इसका मतलब है कि तुम पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो। इतना कहकर वो उसे अपने साथ एक ऊंचे पेड़ पर ले जाता है और इंस्ट्रक्शन वाली बुक उसको देकर कहता है कि अब यहाँ से नीचे तुम्हें खुद आना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वेई को बहुत डर लगता है और वो बहुत कोशिश करती है, पर अभी भी उससे टेलीपोर्टिंग नहीं हो पा रहा था। सारे स्टूडेंट्स उसे पेड़ पर लटका हुआ देखकर समझते हैं कि मास्टर ने उसे पनिशमेंट दी है। मिंग लैंग को उसकी चिंता होती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है जब जिंगमे उसके पास जाकर उसे शांत मन से प्रैक्टिस करने के लिए कहती है ताकि वो आसानी से नीचे आ जाए। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और हवा के तेज झोंके से बुक भी उड़ जाता है। उधर डीमन रिलीम में बाओ बाओ ये सारा तमाशा देख रहा था। वो मोटी स्टूडेंट जियो के अंदर घुसकर मास्टर को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि वह उसे सारी कला जल्दी से सिखा दे, लेकिन यान उसे पहचान जाता है और उसके चंगुल से जियो को छुड़ा लेता है। तभी उसके कानों में वेई की आवाज आती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। यान टेलीपोर्ट होकर वेई को पेड़ पर से उतार लाता है, पर नीचे उतरते ही वेई यान को थप्पड़ लगाती है कि उसने एक सिंपल सी लड़की को इतने बड़े डेंजर में डाल दिया था जहाँ उसकी जान भी जा सकती थी। वहीं दूर खड़ी जिंगमे ये सब देख रही थी। अगले सीन में यान का असिस्टेंट जाओ उसके रूम में रखे मिट्टी के पुतलों को गौर से देख रहा होता है। तभी इतने में यान वहाँ आकर उसे बताता है कि मैं पूरी तरह अपने काम में जुटा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक मुझे रियल फिनिक्स का कोई सुराग नहीं मिला है। वेई के बारे में पूछने पर यान उसे बताता है कि वो एक सिंपल लड़की है, उसके अंदर कोई इमोर्टल बोन्स नहीं है, इसलिए अगर वो एक बार मर गई तो हमेशा के लिए मर जाएगी। ये कहने के साथ ही वो उदास भी हो जाता है। उसकी उदासी देखकर जाओ समझ जाता है कि यान को वेई से प्यार हो गया है। अगले सीन में हम डीमन रिलीम के एक बंदे डेजू को देखते हैं जो कि इग्रेट एकेडमी में भेस बदलकर दूसरे स्टूडेंट
स्टूडेंट के साथ पढ़ाई कर रहा था। इस समय वो अपने बगीचे में फूल की कटिंग कर रहा होता है। तभी इतने में उसकी होने वाली वाइफ रीजा वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। तब डेजू उसे समझाता है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन मैं यहाँ किसी मकसद से रुका हुआ हूँ, इसीलिए जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। रीजा के पूछने पर वो उसे बताता है कि सभी लोग जानते हैं कि फिनिक्स प्रकट हो चुका है, लेकिन रियल फिनिक्स कौन है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। सब लोग उसे पाना चाहते हैं, इसलिए मैं भी इसी सोच में हूँ कि किस तरह अगर फिनिक्स मेरे हाथ लग जाए और उसे मैं डीमन रिलम तक पहुँचा दूँ तो वहाँ मेरी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। ये सुनकर रीजा बहुत खुश हो जाती है और उसे पूछती है क्या मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तब डेजू उससे कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर वापस डीमन रिलम में चली जाओ और अपना ध्यान रखो, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। ये सुनकर रीजा कहती है कि ठीक है, अभी मैं चली जाती हूँ, लेकिन अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहकर वो चली जाती है और डेजू राहत की सांस लेता है। अगली सुबह यान सभी स्टूडेंट को बताता है कि आज मैं तुम्हें डिवाइन पावर से बिना किसी चीज के कोई चीज क्रिएट करना सिखाऊंगा। ये कहकर वो अपना हाथ सामने करता है और उसके हाथ में एक मूर्ति आ जाती है और जैसे ही वो मंत्र पढ़ता है वो गायब भी हो जाती है। इसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स को अपने पीछे इस मंत्र को दोहराने के लिए कहता है और ऐसा करते ही वो सब जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ जाते हैं। यान उनसे कहता है कि सारी चीजें भूलकर तुम्हें सिर्फ अपने लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, इसके बाद कोई भी चीज तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी। सब लोग उनकी बात मानकर प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं, लेकिन वहीं डीमन रिलम का बंदा डेजो अपने सीजर को लेकर किसी साजिश की तैयारी कर रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।